अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर का ये सवाल है। लग आसान रहा है मुश्किल। ठीक है। इसमें दो तीन चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं किए तो अभी ये सवाल छोड़ दें, ना करें। सबसे पहले तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपके पास बेसिक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये इतनी ज़रूरी नहीं लेकिन हो तो अच्छी बात है। मार्जिनल कॉस्टिंग का कंप्लीट अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और एक खतरनाक सा टॉपिक है आपके सिलेबस का जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों पर महारत रखते हैं तो फिर इस सवाल को करें, वरना एक डिस्क्लेमर है कि प्रोसेस कॉस्टिंग और मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टॉपिक जो है उसकी आपकी अच्छी ग्रिप हो फिर ये सवाल करिएगा। सवाल लग आसान रहा है लेकिन आसान नहीं है। दूसरी बात, इस सवाल में आपने मेरे साथ रहना है। मैं आपको अपना एक सोल्यूशन दिखाऊंगा, आई कैप का सोल्यूशन दिखाऊंगा। दोनों का स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अपना सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड भी करूंगा। लेकिन इस सवाल को जब मैं रीड कर रहा हूँ तो आपने बड़ी एहतियात रखनी है। वीडियो को हर 5-10 मिनट बाद पॉज कर और जो जो मैंने उसमें बोला है उसको आपने ज़रूर ठीक से देखना है। सवाल कहता है सेफ्रॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड SIL इज engaged in the manufacturing and sale of a single product. The following information has been extracted from SIL's record for the year ended 28 Feb 2026. Sales 25 मिलियन यूनिट्स, 300 मिलियन का रेवेन्यू। परचेजेस रॉ मटेरियल की 85 मिलियन। परचेजेस स्टोर्स एंड स्पेयर्स की 8 मिलियन। स्टोर्स एंड स्पेयर्स छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कंज्यूम होती हैं और जितना कंज्यूम होती है वो मेरे एक्सपेंसेस में जाता है। सैलरीज प्रोडक्शन की 80% डायरेक्ट लेबर, 20% इनडायरेक्ट लेबर, 80 मिलियन। अब मैं यहां पर जो जो समझ आ रहा है ना वो लिख रहा हूं आपके साथ। सबसे पहले तो मुझे इसका ब्रेकअप पता है ना। इसमें से डायरेक्ट कितना है 80%। तो 80 मिलियन है, उसका 0.8 लेते हैं 64 मिलियन बनता है। ठीक है, जब आप भी सवाल शुरू में सॉल्व कर रहे हो तो इस तरह से लिख लिया करें, बेहतर रहता है। ये 64 मिलियन बनता और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 16 मिलियन बनेगा, है ना। डेप्रिसिएशन 80% प्रोडक्शन, 20% अदर्स, 20 मिलियन। प्रोडक्शन की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, 20 मिलियन है। उसका 80% लेते हैं तो 16। और अदर्स जो है वो 4 हो जाएगा। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस हैं लेकिन अदर 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 अदर, ठीक है ना। 50 मिलियन टोटल है, 60% वेरिएबल है तो 40% फिक्स्ड होंगे। 50 इंटू 0.6, 30 वेरिएबल होगा तो 20 फिक्स्ड होगा। ठीक है। उसके बाद क्या, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 20% वेरिएबल। इसमें भी दो है। 30 मिलियन का 20% ले लेते हैं, 6 मिलियन बनता है। 6 मिलियन क्या है, वेरिएबल। तो बाकी 24 मिलियन क्या है, फिक्स्ड। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस WIP ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब क्या होता है, साल के शुरू में ये स्टॉक पड़ा था। ठीक है जी। ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग है, ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स का ओपनिंग है, ये वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग है और ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग है। आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड्स को बनाते हैं और स्टोर्स आपका एक कंज्यूमेबल होता है, यानी कि उसको आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जितना इस्तेमाल करते हैं वो आपके एक्सपेंसेस में जाता है। यहां पर करनी है आपने पहली बार वीडियो को पॉज, पहला वीडियो को पॉज लगाना है, वापस इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है।
जो वर्किंग्स मैंने करी वो कैलकुलेटर पर कर लें, समझ लें बड़े अच्छे से समझ लें। और इस सवाल में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, closing inventories of raw material and stores and spares amounted to rupees 11.5 million and 4.58 million respectively। क्लोजिंग बता दी। अच्छा, अब यहां पर आपके पास स्टोर्स एंड स्पेयर्स की अगर बात करें तो उसका ओपनिंग भी है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की जो परचेजेस करी हैं वो भी है, और उसका क्लोजिंग भी है। तो कंजम्पशन बता सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर छोटी सी वर्किंग करूँ स्टोर्स एंड स्पेयर्स की, साल के शुरू में स्टोर्स एंड स्पेयर्स 3 मिलियन पड़ा हुआ था। ठीक है, देखें ऊपर इंफॉर्मेशन है। फिर परचेज कितना किया, 8 मिलियन। 8 मिलियन मजीद खरीदा, 3 मिलियन पड़ा हुआ था, 8 मिलियन मजीद खरीदा, टोटल हो जाता है 11 मिलियन। साल के आखिर में 4.58 मिलियन अभी भी पड़ा हुआ है, तो जो नहीं पड़ा हुआ वो इस्तेमाल हुआ होगा। 3 + 8 - 4.58 यानी कि 6.42 मिलियन का स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम हुआ होगा। ठीक है जी, वापस से रिपीट करते हैं। साल के शुरू में 3 मिलियन का स्टोरेज एंड स्पेस का सामान पड़ा हुआ था, 8 मिलियन का खरीदा, तो 11 मिलियन का हो जाता है। 11 मिलियन में से साल के आखिर में 4.58 मिलियन अभी भी पड़ा हुआ है, तो जो नहीं पड़ा हुआ वो इस्तेमाल हुआ होगा, वो 6.42 मिलियन है। इसी तरह से रॉ मटेरियल की भी बात कर लेते हैं। साल के शुरू में रॉ मटेरियल 10 मिलियन का पड़ा हुआ था। ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल 85 मिलियन का खरीदा। और बुलेट नंबर 1 के हिसाब से साल के आखिर में 11.5 मिलियन का रॉ मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है। 10 का था, 85 का खरीदा, 95 हो जाते हैं, उसमें से 11.5 का पड़ा हुआ है, तो 83.5 मिलियन का इस्तेमाल किया होगा, कंज्यूम किया होगा। ठीक है जी। बुलेट नंबर 2, ओपनिंग WIP consists of 100,000 units which were 50% complete with respect to both raw material and conversion cost। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट। वो बोलता है कि WIP के जो यूनिट्स थे वो 1 लाख यूनिट्स थे और ये 50% कंप्लीट थे। अब यहाँ पर आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर के कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें WIP का एक कॉन्सेप्ट होता है। उसके हिसाब से जो इन यूनिट्स का जो EPU है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है, वो 50,000 है। यानी कि कहने को तो लाख यूनिट है, लेकिन सारे यूनिट आधे आधे कंप्लीट हैं। तो आधे पिछले साल कंप्लीट हो चुके हैं और आधे इस साल कंप्लीट होंगे। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में ये देखना पड़ता है कि फीफो अप्लाई हो रहा है या एफको अप्लाई हो रहा है। लिहाजा इस सवाल को करने से पहले वापस से डिस्क्लेमर दूंगा, प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। यह आपके पास ओपनिंग WIP के यूनिट्स हैं, 1 लाख यूनिट्स हैं, 50% तक कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे कन्वर्जन कॉस्ट हो यानी कि लेबर हो, ओवरहेड्स हो, रॉ मटेरियल हो, आधा खर्चा लग चुका है, आधे आधे तैयार है। क्लोजिंग WIP कंसिस्ट ऑफ 200,000 यूनिट्स। अच्छा देखिए कितना इनकम्प्लीट है, कितना इनकम्प्लीट है, 1 लाख का 50% ले लें, 50,000 इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, 50,000 कंप्लीट है EPU की टर्म्स में। क्लोजिंग WIP के 2 लाख यूनिट्स हैं विच वे 75% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू बोथ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। ये कहने को 2 लाख यूनिट है, लेकिन ये 75% कंप्लीट है, 25% काम अगले साल होगा। कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, कहा ना प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कहते हैं। कहने को 2 लाख यूनिट है, लेकिन हर यूनिट अगर 75% कंप्लीट है तो वो वैसा ही है या ऐसा ही है जैसे 1.5 लाख यूनिट्स कंप्लीट हो। प्रोसेस कॉस्टिंग के स्मार्ट एक्स्ट्रा लेक्चर दोनों देख लीजिएगा। Opening and closing inventories of finished goods consisted of 2 million and 3 million respectively। अच्छा, अब यहां से मैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या यूनिट्स 100% जो कंप्लीट में है वो ढूंढ सकता हूं। कैसे? फिनिश गुड्स की एक वर्किंग करते हैं यूनिट्स के हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जब प्रोडक्शन के यूनिट्स को ऐड किया जाए और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को माइनस किया जाए तो यूनिट सोल्ड आता है। और अगर प्रोडक्शन के यूनिट्स ढूंढने हों तो आप यूनिट सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दें और ओपनिंग स्टॉक को कर दें माइनस। तो यहाँ पर आपके पास साल के शुरू में 2 मिलियन यूनिट्स थे, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट सोल्ड कितने थे, आपने पूरे साल में 25 मिलियन यूनिट बेचे। साल के आखिर में कितने यूनिट्स पड़े हुए आपके पास, 3 मिलियन। साल के शुरू में कितने यूनिट्स थे, 2 मिलियन। तो इसका मतलब ये हो गया 25 - 3 - 2 यानी कि 26 मिलियन यूनिट्स आपने इस साल प्रोड्यूस करे हैं, प्रोडक्शन करी है, बनाए हैं, तैयार करे हैं। ठीक है जी।
तो ये मेरे ख्याल में सेकंड आपका ब्रेक आता है। यहाँ पर वीडियो को दोबारा पॉज कर कर ये जो दो चार कैलकुलेशंस करी इसको देख लें। ये 26 मिलियन रुपए नहीं है, ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स हैं, 26 मिलियन यूनिट्स हैं। चलें जी, अब पॉज कर कर हटा दी वीडियो, तो आगे चलें। ऑल डायरेक्ट लेबर एंड 70% ऑफ इनडायरेक्ट लेबर आर पेड ऑन एन आर्ली बेसिस, यानी कि वेरिएबल है। जितनी भी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वेरिएबल है। इनडायरेक्ट लेबर की 70% कॉस्ट वेरिएबल है, while the remaining indirect labor are permanently employed and paid on monthly salaries। यानी कि बाकियों को एक फिक्स सैलरी मिलती है, तो वो फिक्स कॉस्ट के एम्बिट में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट लेबर कहाँ है भाई, ये 80 मिलियन था ना, 80 मिलियन का 80% डायरेक्ट लेबर था। ये क्या है, वेरिएबल। और इनडायरेक्ट लेबर जो 16 मिलियन था, 70% जो है उसमें से वेरिएबल है। तो 16 मिलियन का 70% ले लेते हैं, 11.2 मिलियन आता है, ये वेरिएबल है। और 16 मिलियन का बाकी 30% ले लेते हैं, 4.8 मिलियन आता है, ये फिक्स्ड है। ठीक है जी। चलें, अब मैं कलर को चेंज करता हूं। बराए मेहरबानी वीडियो को पॉज कर 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 देखें, ऐसे एक झटके में फुल फ्लो में ना देख लें। पॉज कर 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 समझ समझ कर और रिपीट कर 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 देखें। SIL uses FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, अब FIFO मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पर थोड़ा सा इन्वेंट्री का चैप्टर आ गया। अब देखिए इस बार कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। हमने कैलकुलेट किया था 26 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ये जो आपने 26 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, क्योंकि कंपनी फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड यूज करती है, तो 26 मिलियन में से 1 लाख यूनिट्स वो वाले हैं जो पिछले साल आधे आधे कंप्लीट थे। पहले वो कंप्लीट करे गए, फिनिश गुड्स में चले गए। और बाकी कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो इसी साल शुरू हुए, इसी साल बने। 26 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, तो 26 के आगे 6 जीरो लगाया, उसमें से एक और 5 जीरो माइनस कर दिया, 25.9 मिलियन। बात समझ रहे हैं। टोटल 26 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। पहले लाख यूनिट्स वो होंगे जो ओपनिंग WIP वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में सबसे पहले वो यूनिट्स कंप्लीट होते हैं जो पिछले साल से इनकम्प्लीट थे। और फिर इस साल नए यूनिट्स पर काम होना शुरू हुआ, और इस साल 25.9 मिलियन नए यूनिट्स बने। ठीक है। इसके अलावा इस साल 2 लाख ऐसे ही यूनिट्स भी थे जिन पे 75% काम हुआ है। तो अगर मैं इस साल का फीफो के हिसाब से EPU निकालूं, जिसका कॉन्सेप्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के लेक्चर्स में है, तो मैं कहूंगा कि भाई 25.9 मिलियन यूनिट्स तो 100% इसी साल कंप्लीट किए हैं। प्लस ओपनिंग WIP के 1 लाख यूनिट थे, लेकिन उन पर 100% काम इस बार नहीं हुआ। 50% काम पहले ही हो चुका था, इस बार सिर्फ 50% काम हुआ। प्लस जो 2 लाख यूनिट्स मैंने क्लोजिंग WIP वाले हैं मेरे पास, वो 75% इस बार कंप्लीट हुए हैं, बाकी काम अगले साल होगा। तो 25 पॉइंट, अच्छा पहले 1 लाख का 50% लेते हैं, 50,000 आएगा, और 2 लाख का 75% लेते हैं, तो ये टोटल 2 लाख बने। 25.9 प्लस 0.2, ये आ जाता है 26.1 मिलियन। ठीक है जी। देयर वर नो गेन्स और लॉसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में होता है, वो यहाँ पर है नहीं। प्रिपेयर SIL's प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28 Feb 2026 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग 13 मार्क्स। मैंने कहा ना कि सवाल लग आसान रहा है, इतना आसान है नहीं। बहरहाल सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर कर देना है वीडियो को पॉज। यहाँ तक हमने सवाल को स्कैन किया, गो थ्रू किया, साथ साथ चीज़ें जो जो कैलकुलेशंस होती रही वो हमने करी। यहाँ तक समझ आ जाए फिर आपने आगे बढ़ना है, ना समझ आए तो दोबारा से देखनी है वीडियो यहाँ तक, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होंगी, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर सारी फिक्स कॉस्ट माइनस होंगी, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एक आईकेप का सोल्यूशन है, एक मेरा सोल्यूशन है। आईकेप ने मेन स्टेटमेंट्स में ही सब घुसेड़ दिया, प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट भी घुसेड़ दिया, वहीं पर उन्होंने प्रोडक्शन की वर्किंग भी कर दी, और वहीं से सारी चीजें निकाल ली। मैंने इसका सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंटली किया है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ और इस वीडियो के नीचे अटैच भी करता हूँ। मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का T अकाउंट बना लिया ताकि चीज़ें हो जाएं आसान, और उससे बहुत आसानी हो गई है। ठीक है जी। चलें अब ज़रा इसकी डिस्कशन पर आते हैं। तो मैं अपनी एक्सेल फाइल खोलता हूँ। मैंने कुछ वर्किंग्स करी हैं। पहली वर्किंग ये आपके साथ भी मैंने कर ली, यानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की वर्किंग है। कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं? 26 मिलियन।
रॉ मटेरियल कंजम्पशन की वर्किंग मैंने भी आपके साथ कर ली 83.5 मिलियन, हाँ या नहीं? ये रही 83.5 मिलियन की वैल्यू, ये रही 26 मिलियन की वैल्यू। फिर मैंने प्रोसेस का अकाउंट बनाया, आईकेप ने ये अकाउंट नहीं बनाया, आईकेप ने इस अकाउंट को मेन वर्किंग में ही बिल्ट इन किया। वो आसान लगता है वो कर लो, ये आसान लगता है ये कर लो, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन गलती के चांसेस कम है क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर आप पढ़ चुके हो। ओपनिंग WIP 3.5 लाख रुपए। सर कैसे आया, कहाँ से आया? जो आपके पास ओपनिंग WIP था उसकी वैल्यू 350,000 थी, यानी कि ये जो 1 लाख यूनिट 50% कंप्लीट हो चुके थे पिछली बार, उन पर 3.5 लाख रुपए का खर्चा लग चुका था। इस बार रॉ मटेरियल का खर्चा लगा जो हमने कैलकुलेट कर लिया 83.5 मिलियन। इस बार लेबर का खर्चा जो लगा वो 80,000 का 80%, 80,000 80 मिलियन का 80%। ये कौन सा वाला लेबर है? डायरेक्ट। और डायरेक्ट लेबर जो है वो सारा का सारा क्या है? वेरिएबल। ये याद रखिएगा कि यहां पर जब मैं प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट बनाऊंगा ना, तो मैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट्स को इंक्लूड करूंगा, फिक्स्ड वालों को इंक्लूड नहीं करूंगा। सर प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में तो दोनों को इंक्लूड करते थे, देखिए हम अभी मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग का मिक्स सवाल है, और हमने ये पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब प्रोडक्ट या यूनिट्स की वैल्यू निकालते हैं तो सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। तो लेबर डायरेक्ट वाली आ गई। अच्छा, फिर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में आपके पास अदर ओवरहेड्स 50 मिलियन का 60%। सर ये कौन से हैं? ये आपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड जो हैं 50 मिलियन वाले, उसमें से आपने कहा था ना कि 30 मिलियन जो है, यानी कि 50 मिलियन का 60% जो है वो वेरिएबल है, वो आ गए। उसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट लेबर। टोटल लेबर की कॉस्ट 80 मिलियन थी, उसका 20% इनडायरेक्ट थी, उसका 70% वेरिएबल थी। सिर्फ वेरिएबल वाली यहां ले रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहा हूं। प्रोडक्शन की कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूं। सर लेकिन बाकी जो 30% होगी वो कहां जाएगी? वो मेन P&L में फिक्स कॉस्ट में चली जाएगी। कितना आ रहा है अमाउंट? 11.2 मिलियन। मैंने भी आपको वर्कआउट कर बता दिया, ये रहा 11.2 मिलियन। इसकी वर्किंग देखें ना, इनडायरेक्ट लेबर 16 मिलियन थी, उसमें से 11.2 मिलियन वेरिएबल है और बाकी 4.8 मिलियन फिक्स्ड है। अच्छा, उसके बाद स्टोर्स स्पेयर्स एंड लूज टूल्स 6.42 मिलियन के कंज्यूम हो रहे हैं, इसकी वर्किंग भी हमने यहां पर कर ली है। ठीक है जी, तो ये सारी कॉस्ट हो गई। फिर आ जाते हैं हम CWIP क्लोजिंग पर और कुछ वर्किंग पर। अब इसका मतलब इस साल प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं? आपने 26 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, आपने 26 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। और जो CWIP के 2 लाख यूनिट्स हैं उस पर 75% काम इसी बार हुआ। और जो 26 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करे हैं उसमें 50,000 का EPU ऐसा है जो पिछले साल कंप्लीट है, और ये 26.1 मिलियन EPU बनता है। इसकी एक ऑल्टरनेटिव वर्किंग हमने भी कर ली है, ये रही 26.1 मिलियन की वर्किंग। ये EPU कहलाता है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस बार कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? इस बार मैंने कितना खर्चा लगाया? इस बार मैंने जो खर्चा लगाया वो लगाया 83.5 मिलियन, 64 मिलियन, 30 मिलियन, 11.2 मिलियन और 6.42 मिलियन। ये खर्चा क्योंकि मैं फीफो कर रहा हूँ, याद रखिएगा कि एवरेज कॉस्ट में सेपरेट तरीका यूज़ होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम ये देखते हैं कि जो इस साल खर्चा लगा और वो खर्चा किन यूनिट्स पे लगा। तो ये वाला खर्चा लगा है 26.1 मिलियन यूनिट्स पर, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी जो है वो 7.4759 आ गई। ये कॉस्ट पर यूनिट कहलाती है। ये आपको ये बताती है कि इस साल अगर कोई यूनिट 100% कंप्लीट हुआ होगा तो उस पर 7.4759 का खर्चा लगा होगा। अब आ जाए क्रेडिट साइड पर। जो आपके क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं, 2 लाख का 75% लिया, EPU आ गया 1.5 लाख। 1.5 लाख को 7.4759 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, और आपके पास ये क्लोजिंग WIP की वैल्यू आ गई। जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बैलेंसिंग फिगर से भी आ सकते थे लेकिन मैंने कैलकुलेट किए हैं। पहले 1 लाख यूनिट वो वाले हैं जो ओपनिंग WIP में थे, उन पर 3.5 लाख का पिछले साल खर्चा कर चुका था। उसके बाद इस बार 26 मिलियन यूनिट्स बने हैं, लेकिन उसमें से कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं जिस पर 50% काम, 1 लाख यूनिट्स ऐसे हैं जिन पे 50% काम पहले ही हो चुका है। तो 1 लाख का 50% यहाँ से माइनस कर कर जो यूनिट्स बच गए उस पे ये वैल्यू की कैलकुलेशन हुई है। ये 25950 को मैं ज़रा दोबारा इलस्ट्रेट कर देता हूँ अगर मैंने नहीं किया कहीं।
देखिए टोटल यूनिट जो हमने इस बार प्रोड्यूस किए हैं वो 26 मिलियन है। इनफैक्ट मैंने ये वर्किंग करी है ना। टोटल यूनिट जो इस बार प्रोड्यूस करें वो 26 मिलियन है। 26 मिलियन में से 25.9 मिलियन यूनिट्स तो वो हैं जो 100% इस बार बनाए। 1 लाख यूनिट्स वो हैं जिन पर 3.5 लाख का खर्चा पिछली बार हो चुका था और ये 50% कंप्लीट थे। तो इनको बकाया 50% कंप्लीट करना है, तो 1 लाख का 50% ले लें, 50,000 आता है। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 25.95 मिलियन यूनिट्स बन जाता है। ठीक है। 26 मिलियन टोटल इस बार मैन्युफैक्चर हुए यूनिट्स हैं। उसमें से 1 लाख यूनिट ओपनिंग WIP वाले हैं। ये 1 लाख यूनिट पर 3.5 लाख का खर्चा पिछली बार लग चुका था, बाकी खर्चा इस साल के रेट पे लगेगा। तो 1 लाख का 50% के हिसाब से 50,000 यूनिट्स का काम इस बार होगा। बाकी 25.9 मिलियन यूनिट्स 100% इसी साल बने हैं, तो टोटल 25.95 मिलियन यूनिट्स बन जाते हैं। ठीक है। और देखें आप अकाउंट की दोनों साइड्स बैलेंस हो रही हैं। अच्छा, आईकेप ने जो है वो प्रोसेस का अकाउंट नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि सारी वर्किंग्स एक ही जगह पर जमा कर दी ना, तो मेरे ख्याल में उन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर दी। मेरे ख्याल में ये वर्किंग अगर हम सेपरेटली कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। किसी भी बच्चे के पास प्रोसेस कॉस्टिंग की बेसिक नॉलेज होती तो वो ये अकाउंट बना सकता है फीफो मेथड में। अब कुछ भी नहीं है, फाइनल PNL है। कोई वर्किंग या कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो अब आपको समझ नहीं आएगी। सेल्स रेवेन्यू सवाल में दिया हुआ था। फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू सवाल में दी हुई थी। प्रोडक्शन की वैल्यू प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट से आगे जो हमने कैलकुलेट करी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो आपके पास है वो 1 मिनट सवाल में दी हुई थी, शायद देख लेते हैं। सॉरी, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है कैसे। हमें क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए हैं। चलते हैं जरा सवाल पर। देखें, क्लोजिंग स्टॉक के जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं वो 3 मिलियन है। क्योंकि कंपनी फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रही है, क्योंकि कंपनी फीफो यूज कर रही है, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रही है, तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो वही वाले यूनिट्स में से होगा जो इस साल प्रोड्यूस हुए हैं। और इस साल जो यूनिट प्रोड्यूस होता है वो 7.4759 पर होता है। तो इसलिए 3 मिलियन को 7.4759 यानी कि कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो थी वो 3 मिलियन का 20% थी। ठीक है, आप चाहें तो मैं दिखा भी दूं, आपने कैलकुलेट करी भी है। ये आपके पास 30 मिलियन है, इसका 20%। ठीक है जी। यहां तक आपने सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट पर आते हैं। डेप्रिसिएशन 20 मिलियन है। अच्छा, मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को क्योंकि वर्किंग कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि कितनी ब्रेक करनी है चीज़ों को, मैंने 16 और 4 लिख दिया। आप अलग अलग लिख सकते हैं या डायरेक्टली 20 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहा हूँ। इसमें सारी फिक्स कॉस्ट एक साथ इकट्ठा कंट्रीब्यूशन के बाद आती है। अलग अलग लिखना चाहे डेप्रिसिएशन 2 बार तो अलग अलग लिख दें। अदर सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, इसकी वर्किंग भी है। 30 मिलियन का 80% फिक्स था, 20% वेरिएबल था और 80% फिक्स था। इनडायरेक्ट लेबर की वर्किंग भी मैंने आपको दिखाई हुई है। 80 मिलियन का 20% लिया, वो इनडायरेक्ट लेबर आया, और इनडायरेक्ट लेबर का 70% वेरिएबल था, 30% जो है वो फिक्स था, वो ले लिया। अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी वो 50 मिलियन का 40% फिक्स थी और बाकी 60% वेरिएबल थी। ये आपकी सारी कॉस्ट हो गई, माइनस कर कर आप नेट प्रॉफिट पर आ गए। अब मैं वापस से कहूँगा, ये सवाल देखने को आसान लगता है लेकिन आसान नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बोला कि स्टेप्स में 5-5 या 10-10 मिनट की वीडियो को ब्रेक कर 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 कैलकुलेशंस करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब आते हैं फॉर्मेटिंग पर। देखें, जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया ना एक्सेल फाइल में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर आप आईकेप का मेथड देखें तो वो ये है। लेकिन आईकेप के मेथड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे, आईकेप के मेथड में थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आईकेप ने जो है ना वो प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट भी इधर ही बनाने की कोशिश कर ली है। कोशिश क्या की है, बना ही लिया है, बना सकते हैं, जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू मैंने क्या किया है, प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट में अलग से कैलकुलेट कर कर दी। उसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर कर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया। आईकेप ने भी वही काम किया है, बस थोड़ा सा इसके लिखने का तरीका अलग है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में एक जो मसला है वो ये है कि तमाम सवालों का फॉर्मेट, तमाम सवालों का स्ट्रक्चर, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, बहुत अलग अलग सवाल आते हैं, एक डायरेक्शन नहीं होती है। सबसे बेहतरीन काम जो है वो ये है कि आप सवालों की बेहद प्रैक्टिस करें। इस सवाल को फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर कर लिया,
आप इस सवाल को समझें वीडियो के जरिए, एक बार दो बार समझें और फिर लिख लिख कर इसको एक दो बार जरूर करें। अदरवाइज आप पेपर में स्ट्रगल करेंगे, टाइम मैनेजमेंट का इशू भी होगा और कहाँ से सवाल स्टार्ट करना है ये बहुत बड़ा इशू होगा। जो सवाल आपने अच्छे से समझ लिया उसी को अगर आप दो बार तीन बार चार बार 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 करेंगे और एक क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि सवाल में ये डायरेक्शन थी, ये बात थी, तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। बाकी कभी भी मेरी ज़रूरत हो मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पर। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। मैंने जो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन किया वो काफ़ी बेहतर, इजी, आसान है और लिंक्ड भी है। मैंने एक्सेल की फाइल में लिंक किया हुआ है चीज़ों को। तो इस सोल्यूशन के ज़रिए शायद आपको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।